फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप कितने तरीके के होते हैं? कल अपन ने समझा था कि कितने होते हैं टोटल, 3 तरीके के होते हैं व्यावसायिक संगठन। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निजी संगठन, एक होते हैं सरकारी या सार्वजनिक संगठन, और एक होते हैं संयुक्त ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, निजी संगठन के अंदर 5 हैं। कौन कौन से? पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो होता है एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फिर एक होता है पार्टनरशिप, साझेदारी, कंपनी। और एक और बनता है कौन सा? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सहकारी संगठन। तो ये 5 होते हैं किसके अंदर? प्राइवेट सेक्टर में। जब अपन जाते हैं किसमें? पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में 3 होते हैं। एक तो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, और बोलो जल्दी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सेकेंड, ऑनलाइन वाले भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है। सेकंड कौन सा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं। और थर्ड कौन सा होता है? गवर्नमेंट कंपनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहकारी कंपनी नहीं, सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होती है सरकारी कंपनी। और कौन सा? सेकंड, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एक तो होते हैं वैधानिक उपक्रम। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन से होते हैं? वैधानिक उपक्रम। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग विभागीय उपक्रम, ये होते हैं। इनको देखने के लिए क्या था फॉर्मेशन पूरा, इसको समझने के लिए आप पहले वाला लेक्चर एक बार जरूर देखना, तो आपको चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। उनको याद करना। जब भी कुछ नया पढ़ते हो तो पुराना पहले क्या करो? रिवाइज करो, उसके बाद नई चीजों पे आओ। निजी संगठन के प्रारूप को शुरू किया था। निजी संगठन में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था किसको? एकल व्यापार या सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। एकल व्यापार कौन होता है? जब एक पर्सन अपने बिजनेस को चलाता है, सारे डिसीजन लेगा, सारे निर्णय उसके, सारे जोखिम उसके, व्यवसाय में जो पैसा लगाना है वो भी कौन लगाएगा? वही बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा। ठीक है, फिर आता है दायित्व। मैंने आपको बताया लाइबिलिटी, दायित्व हमेशा क्या होता है? असीमित दायित्व होता है। फिर उनके होते हैं लाभ, उनकी होती है हानियां, ये आपको सबको याद रखनी है। अब देखो, अब अपन आज शुरू कर रहे हैं सेकंड, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार। इस बिजनेस में क्या होता है समझना। संयुक्त हिंदू परिवार की 2 कंडीशंस होती है। संयुक्त हिंदू परिवार किसको बोलते हैं? एक तो इनके पास क्या होनी चाहिए? इनके पास होनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या होनी चाहिए? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब होता है पैतृक संपत्ति। क्या होनी चाहिए? पैतृक संपत्ति। और होने चाहिए एटलीस्ट 2 मेल मेंबर। एटलीस्ट 2 मेल मेंबर, कम से कम 2 पुरुष सदस्य होने चाहिए। याद रखना। कौन सा? अगर अपन बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार, कौन सा बिजनेस है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो एक ऐसा बिजनेस, नॉर्मल लैंग्वेज में अपन जिसको बोलते हैं, जो सालों से चला आ रहा है। मतलब मेरे दादाजी भी वो बिजनेस करते थे, मेरे पापा भी वही बिजनेस करते हैं, मैं भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो वो होता है संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार की 2 कंडीशंस होती है, पूछते हैं, ध्यान रखना। कौन सी 2 कंडीशन है? एक तो इनके पास क्या होनी चाहिए? पैतृक संपत्ति होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको क्या करनी है? अच्छे से याद करनी है और समझनी है। देखो इधर लिख लेना, लिखवा दूंगा मैं, एक बार समझ लो कौन सी विशेषता है। पहला, इसका प्रबंध। पहली क्या होती है? इसका प्रबंध या इसका मैनेजमेंट कौन करता है? ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट करता है कर्ता। कौन करता है? कर्ता। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होता है, कर्ता के हाथ में होता है। कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है मोस्ट सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने दादाजी हैं तो बिजनेस को चलाने वाले कौन है? दादाजी। दादाजी कौन होंगे बिजनेस के? कर्ता होंगे। कर्ता कौन होगा? याद रहेगा, कर्ता कौन होता है? परिवार का वरिष्ठतम पुरुष सदस्य होता है। परिवार का वरिष्ठतम पुरुष सदस्य कौन होता है? कर्ता होता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे इसका प्रबंधन, इसका निर्णयन, इसमें मेन डिसीजन कौन लेता है इस बिजनेस में, तो कौन लेता है? वो
कर्ता लेता है। पहली चीज होती है इसमें कर्ता, ठीक है। दूसरी चीज होती है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, दूसरी अपन बात करते हैं दायित्व की। किसकी बात करते हैं, दायित्व मतलब लाइबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो कर्ता होता है, कर्ता का जो दायित्व है वो होता है हमेशा असीमित। कर्ता का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। और बाकी जो सदस्य होते हैं, परिवार के दूसरे सदस्य, उन सबका जो दायित्व होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था एकल व्यापार में, एकल व्यापार में हमेशा एकल व्यापारी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता। इसमें कर्ता का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। बाकी सारे सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। मतलब बिजनेस में जो भी लॉस हुआ, जो दूसरे जो फैमिली मेंबर हैं वो उतना ही पैसा देंगे जितना लॉस हुआ है, जितना उनका पैसा लगा है। लेकिन बचा हुआ सारा लॉस कौन उठाएगा, कर्ता ही उठाएगा, क्योंकि वो कौन है, वो परिवार का सबसे वरिष्ठतम सदस्य। याद रहेगा। फिर आता है तीसरी चीज, पंजीयन। तीसरी चीज क्या आती है, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन। क्या इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो अपन ने इसके अंदर पढ़ा था, इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। लेकिन अपने देश के अंदर एक कानून बना हुआ है, उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, हिंदू सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय उत्तराधिकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। इसके अकॉर्डिंग इसके सारे रूल्स नियम वगैरह देखे जाते हैं, किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अपने एक उत्तराधिकार, हिंदू भारतीय क्या, सॉरी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है। कौन सा होता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसके अंदर सारे नियम वगैरह देखे जाते हैं, किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, कि व्यापार कैसे होगा, व्यापार के क्या नियम वगैरह हैं, वो सब इसके अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। याद रहेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपन को किसके बारे में याद रखनी है, अपन को याद रखनी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में। याद रहेगा। क्या क्या बताओ, पहली चीज क्या है, इनके पास क्या होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। और क्या होने चाहिए, 2 पुरुष सदस्य होने चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं परिवार का जो मेन प्रबंधन निर्णय किसके हाथ में होता है, वो होता है कर्ता के हाथ में। कर्ता कौन होता है, तो कर्ता होता है परिवार का वरिष्ठतम पुरुष सदस्य, मोस्ट सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली, उसके हाथ में होता है। दायित्व की अगर बात करें तो कर्ता का दायित्व हमेशा क्या होता है, असीमित, अनलिमिटेड होता है। और बाकी सारे जो सदस्य हैं उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी किसकी, रजिस्ट्रेशन, पंजीयन। तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसको पंजीयन नहीं कराना होता है। लेकिन एक कानून जरूर है अपने देश में जिसका नाम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना। इसके हिसाब से इसके नियम वगैरह क्या किए जाते हैं, देखे जाते हैं, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट, हेडिंग लगाओ, लिखो संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, या इसको बोलते हैं हिंदू अविभाजित व्यापार। एक और नाम लिखो इसका, हिंदू अविभाजित, हिंदू अविभाजित व्यापार, ठीक है। इंग्लिश में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है। क्या होता है, ध्यान रखना, हिंदू अविभाजित व्यापार भी इसका एक नाम है, किसका, HUF। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म भी लिखनी हो अगर, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन HUF, या तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अविभाजित व्यापार। क्या होता है, लिखो इसके अंदर, लिखो, यह एक ऐसा व्यापार है, यह एक ऐसा व्यापार है, यह एक ऐसा व्यापार है जिसकी मुख्य रूप से निम्न विशेषताएं होती हैं। यह एक ऐसा व्यापार है जिसकी मुख्य रूप से निम्न विशेषताएं
होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखोगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखो पहली विशेषता, लिखो इसके अंदर फर्स्ट, पहले पॉइंट लिखो, कम से कम 2 सदस्य आवश्यक। कम से कम 2 सदस्य आवश्यक। एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 सदस्य आवश्यक। सेकेंड पॉइंट लिखो, पैतृक संपत्ति होना आवश्यक। सेकेंड लिखो, पैतृक संपत्ति होना आवश्यक। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर। पैतृक संपत्ति होना आवश्यक। तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो कर्ता का दायित्व असीमित। कर्ता का दायित्व असीमित। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता का दायित्व असीमित। अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित। अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित। अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, याद रखना। फिर नीचे ब्रैकेट में लिख दो, कर्ता कौन होता है? ब्रैकेट में लिख दो, कर्ता कौन होता है? कर्ता बराबर परिवार का वरिष्ठतम पुरुष सदस्य, मोस्ट सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली। मोस्ट सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार का वरिष्ठतम पुरुष सदस्य, ये होता है कर्ता, जिसके हमेशा दायित्व क्या होते हैं? असीमित होते हैं। ठीक है, फिर लिखो निरंतर, नियंत्रण क्या, सॉरी नियंत्रण, नियंत्रण कंट्रोल, नियंत्रण डैश करके लिखो कर्ता के द्वारा। कंट्रोल कौन करता है? बाय कर्ता। मेन डिसीजन सारे कौन लेगा? कर्ता ही लेगा। नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कर्ता के द्वारा। लिखा। लास्ट पॉइंट लिखो, निरंतरता बनी रहती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सालों साल क्या होता है? चलता रहता है, तो निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता बनी रहती है। लिखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसमें क्या होता है? बच्चा जैसे ही जन्म लेगा और वो बिजनेस का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है? इसमें नाबालिग सदस्य भी होते हैं। क्या होते हैं? नाबालिग सदस्य होते हैं। नाबालिग सदस्य मतलब क्या हुआ? 18 साल का होना जरूरी नहीं है। अपन अगर पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं कि पार्टनर जो होता है, साझेदार, वो 18 साल का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कौन होता है? नाबालिग सदस्य भी, परिवार का नाबालिग सदस्य भी कौन हो सकता है? व्यापार का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, लिखो परिवार का नाबालिग सदस्य, परिवार का नाबालिग सदस्य या करके लिख दो, या बच्चा जन्म लेते ही, या बच्चा जन्म लेते ही व्यवसाय का सदस्य हो जाता है। जन्म लेते ही व्यवसाय का सदस्य हो जाता है। अ पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ बिजनेस बाय बर्थ। क्लियर है? याद रखना, अ चाइल्ड कैन बिकम मेंबर ऑफ बिजनेस बाय बर्थ। जैसे ही जन्म लेगा और वो व्यवसाय का हिस्सा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो ये भी एक इसका क्या है? अलग से नियम है जो आपको लिख रखा है। इन चीजों को याद रखना। ठीक है, फिर लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना। लिखो संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित नियम, द रूल्स रिलेटेड टू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित नियम, अब उस कानून का नाम लिखो, से संबंधित नियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। से संबंधित नियम लिखो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिए गए हैं। रूल्स रिलेटेड टू HUF आर गिवन इन
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अपने देश में क्या है, एक कानून बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? ठीक है, अब लिखो इसके क्या गुण या मेरिट, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। बहुत इजी इजी सी सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले लिखो इसके क्या गुण या इसकी मेरिट क्या है। गुण और मेरिट लिखो इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट पहला लिखो प्रभावशाली नियंत्रण, लिखो प्रभावशाली नियंत्रण, प्रभावशाली नियंत्रण। दूसरा लिखो स्थायित्व, इसका क्या होता है, प्रभावशाली नियंत्रण, फिर होता है स्थायित्व, लिखा। फिर लिखो सदस्यों का दायित्व सीमित, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित। चौथा लिखो सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना। और लिखो पंजीयन अनिवार्य नहीं, पांचवा पॉइंट लिखो पंजीयन अनिवार्य नहीं, पंजीयन अनिवार्य नहीं। क्लियर है? इजी है पॉइंट। इसके अलावा कोई हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको समझ के अटेंड करना पड़ेगा। अपन को नहीं पता एमसीक्यूज में किस तरीके की चीज किस तरीके से पूछते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो हम सही आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, कैसे? पहला तो है प्रभावशाली नियंत्रण होता है। क्यों होता है बताओ? प्रभावशाली नियंत्रण मतलब इफेक्टिव कंट्रोल होता है। बताओ इफेक्टिव कंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि नियंत्रण कौन कर रहा है, कर्ता करता है, जो ऑलरेडी परिवार का कौन है, सबसे बड़ा है, तो उसकी बात सब मानते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल। दूसरा क्या होता है, स्थायित्व होता है। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि वह बिजनेस चलान बंद हो गया, सालों साल चल रहा है, चलता रहेगा। तीसरा सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, जो अपन ने पढ़ा, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड। लेकिन ध्यान रखना कर्ता की लाइबिलिटी, कर्ता का दायित्व असीमित होता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर क्या होता है, सहयोग की भावना क्या होती है, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, ये एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं, क्योंकि ये सब कौन है, परिवार के सदस्य हैं। और लास्ट होता है क्या, पंजीयन अनिवार्य नहीं, ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी नहीं है। क्लियर? अब लिखो नेक्स्ट, अब लिखो इसकी हानियां या सीमाएं। हानियां या सीमाएं, लिमिटेशंस इसकी क्या होती है, सीमाएं। अब देखो अपन ने पढ़ा था, इसमें फायदा क्या है, फायदा ये कि सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित। तो नुकसान क्या होगा बताओ? हाँ, पहला तो ये है कि कर्ता का दायित्व जो होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है। और दूसरा क्या होता है, कर्ता का प्रभुत्व भी होता है। कर्ता का क्या होता है, प्रभुत्व होता है। ठीक है, क्या लिख रखा है, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। ठीक है, और क्या होता है, कर्ता इज सोल अथॉरिटी। ठीक है, अब ये क्या चीज है समझना, अगर अपन पार्टनरशिप की बात करेंगे ना, जब भी अपन साझेदारी की, तो साझेदारी में एक जने का प्रभुत्व नहीं होगा। साझेदारी में कोई भी निर्णय लेना है तो सब जने क्या करेंगे, मिलके लेंगे। लेकिन यहाँ
पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तो भले सब सदस्य हैं बिजनेस में, लेकिन करेगा कौन? जो कर्ता कहेगा वही आपको करना है। तो कर्ता का क्या हुआ? प्रभुत्व होता है। और दूसरा दायित्व क्या होता है? असीमित। अब एक चीज और यहाँ पे समझना, बहुत काम की है, सबके अंदर आएगी। दायित्व की जब भी बात करते हैं ना, तो जो सीमित दायित्व होता है वो हमेशा क्या होता है? एक गुण होता है, ध्यान रखना। सीमित दायित्व हमेशा क्या होता है? बिजनेस का एक गुण है, एक अच्छी क्वालिटी होती है। और असीमित दायित्व अगर है तो असीमित दायित्व हमेशा एक तरीके की क्या है? हानि है, या फिर ये क्या है? कमी है बिजनेस की। ठीक है, हानि बोल सकते हैं या कमी, या क्या बोल सकते हैं? सीमा है। याद रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है ये हमेशा क्या होती है? एक तरीके की मेरिट होती है। ठीक है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है ये हमेशा क्या होती है? एक डीमेरिट होती है। क्लियर है? क्यों पता है? क्योंकि भाई नुकसान जितना हुआ है उतना ही देना पड़ेगा, तो हमेशा यही अच्छी चीज होगी। अगर असीमित है, मतलब जितना भी लॉस हुआ सब जने बराबर बांट लो। अब चाहे मैंने 10,000 रुपए बिजनेस में लगाए, चाहे मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, जितना लॉस हुआ हम सबको बराबर बांटना है। तो इसमें 10,000 वाले का तो नुकसान हो गया। तो असीमित दायित्व हमेशा एक तरीके की क्या होती है? डीमेरिट होती है, सीमा होती है, क्या होती है? सीमा या कमी या हानि होती है। और सीमित दायित्व हमेशा एक तरीके का क्या होता है? गुण होता है। अब आपको अक्सर ऑप्शंस में पूछते हैं, निम्न में से कौन सा एकल व्यापार का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एकल व्यापार की सीमा है? निम्न में से कौन सा संयुक्त हिंदू परिवार का गुण नहीं है? कौन सी उसकी सीमा या हानियों के अंतर आता है? तो ऐसे ABCD आपको ऑप्शंस देते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो असीमित अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमेशा एक तरीके की हानि या कमी होती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी एक तरीके का क्या होता है? हमेशा एक गुण या क्वालिटी के अंदर आता है। याद रहेगी चीजें? ठीक है, अब एक और चीज समझना, एक हुआ था हिंदू संशोधन अधिनियम, हिंदू संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदू अमेंडमेंट, हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005। बहुत शानदार एक क्या हुआ? परिवर्तन आया था, हिंदू संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, आज अपना क्या है? महिला दिवस भी है, वुमेन्स डे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है पढ़ने की, समझने की। 2005 के पहले क्या होता था? जो पैतृक संपत्तियां होती थी ना, जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें सिर्फ बेटे का ही हिस्सा होता था। ठीक है, लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ? जो कानून बदला उसमें अब लड़की और लड़के दोनों का क्या होता है? बराबर हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब अगर पिता की संपत्ति है तो पिता की संपत्ति का बराबर हिस्सा बटेगा। किसमें? अगर मान लो 2 लड़कियां 2 लड़के हैं तो चारों में क्या बटेगा? बराबर हिस्सा बटेगा। 2005 के पहले ऐसा नहीं होता था। यूं माना जाता था कि लड़की की क्या कर दी? शादी हो गई तो अब सारी संपत्तियां उसकी, उधर वो देखते रहेंगे। अब जो पिता की संपत्ति है वो सिर्फ किसको मिलेगी? बेटे को ही मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ये कब हुआ परिवर्तन? 2005 के बाद ये परिवर्तन हुआ। तो इसलिए 2005 के बाद एक चीज और बदली। पहले ये रूल था कि कम से कम 2 पुरुष सदस्य होने चाहिए थे। अब यूं कहते हैं कि पुरुष सदस्य नहीं होगा ना तो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बन सकती है, मतलब संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यापार है ना वो हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या किया? पितृसत्ता को इसको खत्म कर दिया। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट बना तो इस चीज को इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, तो लिख लो इसको। क्या लिखा आपने? हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 लिखो। इसके अनुसार लिंग को ध्यान में रखे बिना, इसके अनुसार, किसके? हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार, इसके अनुसार लिंग को ध्यान में रखे बिना पिता की संपत्ति को, पिता की संपत्ति को या पिता की संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर पुत्र व पुत्री का समान अधिकार होगा। पिता की संपत्ति पर पुत्र व पुत्री का समान अधिकार होगा। पुत्र व पुत्री का समान अधिकार होगा। क्लियर है? तो ऐसे सारे क्वेश्चंस इनमें से
कहीं से भी आपको घुमा के क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लिखा। अब तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस, साझेदारी या फिर पार्टनरशिप, जिसके आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है, अकाउंट्स में भी साझेदारी को क्या करना है, पढ़ना है। साझेदारी, पार्टनरशिप, ठीक है। साझेदारी के बारे में ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सब जने थोड़ा बहुत जानते ही हैं। अगर वो पढ़ाई के टच में है तो, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी कि सर मैं तो कॉलेज में पढ़ा था उसके बाद अब वापस हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर कोई रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको पार्टनरशिप के बारे में पता होगा। कितने होते हैं पार्टनरशिप में, कम से कम बताओ, कम से कम क्या होते हैं, 2 सदस्य होने जरूरी है, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। पहली चीज जो याद रखनी है, कम से कम कितने सदस्य होते हैं साझेदारी में, कम से कम 2 सदस्य होते हैं। साझेदारी का पंजीयन, साझेदारी का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं, लिखवा दूंगा मैं, एक बार देखना। साझेदारी का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना, इसमें 2 तरीके के केसेस हैं। अगर अपन साझेदारी के पंजीयन या रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर कौन सी है, असीमित साझेदारी है, कैसी है, असीमित साझेदारी। असीमित साझेदारी मतलब क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। असीमित साझेदारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा, पंजीयन अनिवार्य नहीं, ठीक है। और अगर क्या है, सीमित साझेदारी है, सीमित साझेदारी है मतलब वो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो क्या है इसके अंदर, पंजीयन अनिवार्य है। क्लियर। पंजीयन मतलब समझ में आ रहा है, पंजीयन मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन। अगर आपको कोई भी कंपनी या बिजनेस शुरू करना है तो आपको उसका क्या करवाना है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एकल व्यापार का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। दूसरा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में अगर आपकी साझेदारी असीमित है, असीमित साझेदारी मतलब क्या समझना, जैसे मान लो बिजनेस में ए, बी और सी, ये तीनों कौन है, 3 पार्टनर है। तीनों ने क्या किया, 1-1 लाख रुपए लगा के बिजनेस को शुरू किया। 1 लाख इसने भी लगाया, 1 लाख इसने भी लगाया, 1 लाख इसने भी लगाया। कितने का बिजनेस शुरू किया, 3 लाख का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस चला और बिजनेस को लॉस हो गया, लॉस हो गया तो इन्होंने क्या किया, लॉस हो गया, मान लो 6 लाख का बिजनेस चला तो कितना का लॉस हो गया, 6 लाख का। 6 लाख का लॉस हुआ तो ये सब जने कितने बांटेंगे, ये सब जने आपस में 2-2 लाख बांट देंगे। ये कौन सी साझेदारी हुई, असीमित साझेदारी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। भाई जितना भी लॉस हुआ सब जने क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी लॉस होगा, क्या किया इन्होंने, साझेदारी करी, तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी लॉस होगा, ये जो ए है ये तो उस लॉस का देगा 50%, ये जो बी है ये उस लॉस का देगा 20%, और सी लॉस का कितना देगा, 30% देगा। मतलब ये क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड कर लिया, मतलब इन्होंने क्या बना दी, अपनी सीमित साझेदारी बना दी, लिमिटेड लाइबिलिटी बना दी। बराबर नहीं बांटेंगे, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इस रेशियो में जो भी लॉस होगा उसको बांटेंगे अगर हुआ तो, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने सीमित साझेदारी बना दी। अब बात है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना है क्या, तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। लेकिन अपने देश के अंदर एक कानून है जिसका क्या नाम है, पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा है, 1932, ध्यान रखना, साझेदारी अधिनियम 1932 अपने देश में चलता है। साझेदारी अधिनियम
1932 इसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स क्या लिखे होते हैं, साझेदारी के लिखे हुए होते हैं। चाहे वो असीमित साझेदारी है, पंजीयन नहीं कराएंगे, लेकिन रूल्स वगैरह के लिए तो क्या है, अपने देश में एक कानून बना हुआ है, उसका क्या नाम है, साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने सीमित साझेदारी बनाई है, अगर इन्होंने क्या किया है, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो इसके लिए जो कानून है वो कौन सा है, वो है एलएलपी एक्ट 2008 है। ध्यान रखना, इसका कौन सा है, एलएलपी एक्ट 2008। मतलब क्या होता है, सीमित साझेदारी अधिनियम, सीमित साझेदारी अधिनियम 2008, इसके अकॉर्डिंग इसके सारे रूल्स क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के अकॉर्डिंग, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। याद रखना, तो दो तरीके के साझेदारी के कानून चलते हैं, दोनों में घुमा देते हैं बच्चे, इनमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली चीज ये याद रखना कि अगर सीमित साझेदारी है तो पंजीयन अनिवार्य है, असीमित साझेदारी के लिए कोई पंजीयन जरूरी नहीं है। कानून किसके अंदर लिख रखे हैं, साझेदारी अधिनियम 1932 में सारे कानून या एक्ट लिख रखे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। और अगर सीमित साझेदारी है तो उसका पंजीयन अनिवार्य है, वो किसके हिसाब से होगा, सीमित साझेदारी अधिनियम 2008, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी साझेदारी बनती है तो साझेदारी में एक चीज क्या होती है, जब भी साझेदारी बनती है तो एक होता है साझेदारी संलेख। क्या होता है, साझेदारी संलेख, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या होता है, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड होती है, जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम लिखे जाते हैं। साझेदारी से संबंधित सभी नियम, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप। भाई कौन पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट होगा, कौन सा पार्टनर कितना रिस्क लेगा, कौन पार्टनर क्या काम करेगा बिजनेस के अंदर, ये सारी चीजें किसके अंदर लिखते हैं, साझेदारी संलेख के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण, तो साझेदारी संलेख का निर्माण इनके लिए तो कंपलसरी है। अगर सीमित साझेदारी बनती है तो साझेदारी संलेख का जो निर्माण करना है, इसके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही बनानी है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो इनको कोई डीड नहीं बनानी। साझेदारी संलेख मतलब कोई नियम वगैरह इनको लिखने जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम जो भी होगा वो क्या करेंगे, बराबर आपस में बांटेंगे। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इनको भी क्या बनाना चाहिए, साझेदारी संलेख बनाना चाहिए। ठीक है, साझेदारी संलेख के कुछ फायदे भी होते हैं। अगर आपको मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ और अगर आपको कोर्ट में केस करने जाना है, तो कोर्ट सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि लाओ तुम्हारा पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट कहाँ है। कोर्ट क्या बोलेगा, पार्टनरशिप डीड कहाँ है, साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख इसीलिए हर साझेदारी फर्म बनाती है कि कोई भी अगर लीगल मैटर है, कोई भी कानूनी कार्रवाई है, तो उसके लिए पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो ये चाहिए। कोर्ट कहेगा तुमने कुछ लिखा तो है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट तो तुमने बना ही नहीं, मैं किस बात पे मान लो कि इसने पैसा ज्यादा लिया, इसने कम लिया, इसने हानि ज्यादा उठाई, इसने कम उठाई। तो इसलिए क्या करते हैं, एक साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। याद रहेगा, तो ये चीजें साझेदारी से रिलेटेड मेन है, जो आपको क्या करनी है, समझनी है और याद रखनी है। याद रहेगा कौन कौन सी चीजें, सबसे पहली कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 2 सदस्य, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। फिर आता है मेन जो समझने की चीज है, वो क्या है, इसके अंदर पंजीयन होता है। पंजीयन में 2 तरीके की चीज आ गई, कौन सी, सीमित साझेदारी है या फिर क्या है, सीमित या असीमित साझेदारी है। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है तो पंजीयन अनिवार्य नहीं है, और लिमिटेड लाइबिलिटी है तो पंजीयन क्या है, इसका अनिवार्य है, कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसमें होगा, तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन कानून बना हुआ है साझेदारी अधिनियम 1932, इसका रजिस्ट्रेशन किसमें होगा, इसका होगा सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 में होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। फिर साझेदारी की सभी नियम और शर्तें किसमें लिखी जाती है, वो लिखी जाती है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी नियम और शर्तें लिखी जाती हैं। क्लियर है, लिखो इसके बारे में थोड़ा सा।
इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है साझेदारी। लिखो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं, व्यवसाय का संचालन करते हैं, तो इसे साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं तो इसे साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। When two or more person together conduct a business, it is called partnership. When two or more person together conduct a business, it is called partnership. साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। अब लिखो विशेषताएं। अब अपन आते हैं किसके अंदर, विशेषताएं। विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखा, सबसे पहले लिखो पंजीयन। पहली विशेषता क्या है, पंजीयन या रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले लिखो पंजीयन, किसके अंतर्गत होता है, लिखो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। हमेशा जानना ये किसके अकॉर्डिंग होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके हिसाब से क्या होता है, इसका पंजीयन होता है। सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार, साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। लिखा, लिखो दोनों कौन कौन से हैं। एक तो लिखो असीमित दायित्व साझेदारी, पहला लिखो असीमित दायित्व साझेदारी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिखा, डैश करके लिखो, पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है। अगर ये है तो पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है, पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी। और दूसरा लिखो सीमित दायित्व साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी। लिखो इसके अंदर, लिखो इसका पंजीयन, सीमित दायित्व साझेदारी में लिखो इसका पंजीयन, कौन सा एक्ट पढ़ा अभी अपन ने, सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। लिखो इसका पंजीयन सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत आवश्यक होता है, ये कंपलसरी होता है। इसका पंजीयन सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 एलएलपी एक्ट 2008, सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार क्या होता है, आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है। लिखा, सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार आवश्यक होता है। तीसरी लिखो
एक और होती है गारंटी द्वारा साझेदारी। गारंटी द्वारा साझेदारी, पार्टनरशिप बाय गारंटी, पार्टनरशिप बाय गारंटी। ये पढ़ के ही पता चल रहा है, पार्टनरशिप बाय गारंटी। गारंटी मतलब क्या होगा, जो भी पार्टनर होंगे उनमें से एक पार्टनर क्या करेगा, गारंटी देगा। किस बात की गारंटी देगा, कि जितना भी लॉस हुआ इतने % मैं उठाऊंगा, ठीक है, बाकी तुम आपस में बांट देना। तो एक जना गारंटी दे रहा है, तो वो क्या होता है, गारंटी द्वारा साझेदारी, जिसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप बाय गारंटी होती है। ठीक है, तो इतने तरीके की क्या होती है, साझेदारी होती है। फिर लिखो नेक्स्ट, निर्णय एवं नियंत्रण। तीसरा पॉइंट लिखो, निर्णय एवं नियंत्रण, डिसीजन एंड कंट्रोल। डिसीजन एंड कंट्रोल, बताओ कौन करेगा, करता कहां से आ गया, मैं लिखो बाय ऑल पार्टनर्स। लिखा बाय ऑल पार्टनर्स, लिखो सभी साझेदारों द्वारा। सभी साझेदारों द्वारा। सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, मिलके चीजों को मैनेज करते हैं। तो लिखो निर्णय एवं नियंत्रण सभी साझेदारों द्वारा, सब जने मिलके करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक चीज लिखना, लिखो साझेदारों के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। साझेदारों के मध्य एजेंसी रिलेशन होता है। साझेदारों के मध्य एजेंसी संबंध, एजेंसी संबंध होता है। ठीक है, लिखो क्या होती है, एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप होती है हमेशा साझेदारों के बीच में, एजेंसी संबंध। ये आपको पूछ सकते हैं कि एजेंसी संबंध क्या होता है, तो एजेंसी संबंध मतलब होता है कोई भी साझेदार किसी भी साझेदार के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। जैसे मान लो 4 पार्टनर है, अब मान लो एक पार्टनर कहीं भी डील करने गया, अब वो जरूर थोड़ी कि उनसे फोन करके पूछे कि भाई ये करूं नहीं करूं, तुम बताओ क्या करना कैसे करना, पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी साझेदारों के मध्य क्या होता है, एजेंसी संबंध, एजेंसी रिलेशनशिप होती है। लिख लो मतलब क्या है, लिखो एजेंसी संबंध मतलब, एजेंसी संबंध से तात्पर्य है, एजेंसी संबंध क्या होता है, एजेंसी संबंध से तात्पर्य है कोई भी साझेदार, कोई भी साझेदार किसी भी अन्य साझेदार की तरफ से, किसी भी अन्य साझेदार की तरफ से निर्णय ले सकता है, निर्णय ले सकता है। कोई भी साझेदार किसी भी अन्य साझेदार की तरफ से निर्णय ले सकता है, याद रखना। वन पार्टनर कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। वन पार्टनर कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, एक जना दूसरे साझेदार की तरफ से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, हाँ एक चीज जरूर लिखो, लिखो डिसीजन या निर्णय लाभ के पक्ष में होना चाहिए। लिखो निर्णय लाभ के पक्ष में होना चाहिए। निर्णय लाभ के पक्ष में होना चाहिए। डिसीजन शुड बी फॉर प्रॉफिट। जो भी डिसीजन ले रहा है उससे क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। हालांकि लॉस भी होगा तो वो सब जन क्या करेंगे, बांटेंगे, क्योंकि वो कौन है,
पार्टनर है, लेकिन फिर डिस्प्यूट अराइज होते हैं। इसलिए माना जाता है कि अगर वो डिसीजन ले रहा है, अगर उससे व्यवसाय को फायदा हो रहा है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ से क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं साझेदारों के मध्य एजेंसी संबंध, एजेंसी रिलेशनशिप होती है। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो निरंतरता। निरंतरता में कमी होती है। हाँ लिखना, निरंतरता में कमी, निरंतरता में कमी होती है, लेस कंटिन्यूटी होती है इनकी। क्यों बताओ, लेस कंटिन्यूटी क्यों होगी साझेदारी के मध्य? कोई भी साझेदार चला गया बिजनेस छोड़ के, कुछ भी डिस्प्यूट हो गए तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें हमेशा निरंतरता में क्या होती है, कमी होती है। और फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो सदस्य संख्या, मेंबर सदस्य संख्या, सदस्य संख्या लिखो कम से कम या न्यूनतम, न्यूनतम कितने, 2 और अधिकतम 50। ये याद रखना, अक्सर सदस्य के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं, 2 और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 50 सदस्य होते हैं। लिखा सबने, न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्या, लिखो मेरिट्स या इसके गुण क्या क्या होते हैं, साझेदारी के क्या फायदे हैं। लिखो मेरिट्स या गुण, फटाफट पॉइंट है। लिखो स्थापना एवं समापन सरल। पहला तो क्या है, स्थापना व समापन सरल। ठीक है, दूसरा लिखो संतुलित निर्णय, संतुलित निर्णय, आपस में सोच समझ के क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसको बनाना क्या होता है, आसान होता है। देखो अधिक वित्त, अधिक वित्त, अधिक वित्त, पैसा सब जने मिलके लगाते हैं। लिखा। फोर्थ लिखो जोखिम का बंटवारा, जोखिम का बंटवारा, जोखिम का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। रिस्क जो होता है उसको आपस में क्या करते हैं, बांट देते हैं। वो लास्ट पॉइंट लिखो गोपनीयता, गोपनीयता रहती है, सीक्रेसी, गोपनीयता। क्लियर है। स्थापना व समापन सरल मतलब इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है। संतुलित निर्णय मतलब क्या होता है, इफेक्टिव या बैलेंस्ड, इफेक्टिव या बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग होती है इनकी। अधिक वित्त मतलब क्या होता है, सफिशिएंट फाइनेंस, सफिशिएंट फाइनेंस, क्योंकि 4 जने 5 जने मिलके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो सफिशिएंट फाइनेंस होता है। जोखिम बंटवारा मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, सब जने मिलके रिस्क ले रहे हैं बिजनेस का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। और गोपनीयता मतलब क्या होती है, सीक्रेसी होती है। अब आपको मैं एक तरीके के क्वेश्चंस और बताता हूं तो पूछते हैं, आपको ये पूछते हैं जोखिम के अनुसार किस प्रकार के व्यवसाय संगठन में अधिकतम जोखिम होता है, अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज हाईएस्ट रिस्क। अब सोचो अपन इतने बिजनेस फॉर्म पढ़ते हैं, कौन कौन से, संयुक्त हिंदू परिवार, एकल व्यापार, साझेदारी, कंपनी, बताओ जोखिम के हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्क किसमें, हाँ लगाओ दिमाग, सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होगा, एकल व्यापार में। हाँ अब बताओ क्यों एकल व्यापार में,
अकेला बिजनेस वाला कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है ही नहीं, जितना लॉस हुआ उसका, जितना प्रॉफिट हुआ क्या हुआ उसका। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, रिस्क होता है। बनाने के हिसाब से अगर आपको पूछे, निर्माण के हिसाब से सबसे सरल व्यापार कौन सा है, तो भी एकल व्यापार होता है। लेकिन अगर आपको पूछे सबसे कठिन कौन सा है, तो कंपनी होता है। कंपनी को बनाना सबसे क्या होता है, मुश्किल काम है, क्योंकि कंपनी का एक पूरा क्या होता है, प्रोसीजर होता है, पूरी एक प्रक्रिया होती है कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। तो ऐसे क्या करते हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि बताओ इसके हिसाब से क्या होगा, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो अपन जब इनको पढ़ते हैं ना, तब अपन को ये चीज भी माइंड में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मेरिट्स क्लियर हुई। स्थापना समापन सरल होता है, संतुलित निर्णय अधिक वित्त, जोखिम का बंटवारा और गोपनीयता। अब लिखो इसकी सीमाएं, सीमा या लिमिटेशन। पहला लिखो असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, विरोध की संभावना, विरोध की संभावना, ठीक है, विरोध की संभावना भी होती है इसके अंदर। फिर लिखो निरंतरता की कमी, निरंतरता की कमी, निरंतरता की कमी, और जन साधारण के विश्वास में कमी, जन साधारण के विश्वास में कमी। आए सारे पॉइंट समझ में? विरोध की संभावना होती है, असीमित दायित्व, ये सब क्या है, इसकी सीमाएं या फिर लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं असीमित दायित्व, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये कब होगा, जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो ये होगा। ठीक है, विरोध की भावना मतलब क्या हो सकते हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं एक दूसरे को लेके। ठीक है, यार ये काम करता है, ये काम नहीं करता है, सही काम करता है, गलत काम करता है। निरंतरता की कमी होती है, इनके बीच में कुछ भी हो गया तो इनके बीच में होती है हमेशा लेस कंटिन्यूटी होती है, लेस कंटिन्यूटी। और क्या होता है, जन साधारण के विश्वास में कमी, लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये बताओ क्यों होगा लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट? क्योंकि पब्लिक भी तो ये सोचती है, क्या पता कल तुम्हारे पार्टनर्स में कुछ भी हो गया, लड़ाई झगड़े, तो हमने जो पैसा लगाया, हम जो डील कर रहे हैं वो तो हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लोग पैसा ही लगा रहे हैं, हो सकता है कोई ये भी डील कर रहा है कि आपकी कंपनी में साल भर में जो भी बनाओगे वो मुझको देना, मैं खरीदूंगा। लेकिन मान लो उनके 6 महीने बाद लड़ाई हो गई, उनका बिजनेस हो गया बंद, तो मेरे तो रॉ मटेरियल आने बंद हो गए। तो ये चीज क्या होती है, इसलिए पब्लिक भी सोच समझ के ही किसके साथ डील करती है, पार्टनरशिप के साथ डील करती है। क्लियर है? तो ये चीजें भी कुछ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर साझेदारों के प्रकार। किसके? साझेदारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों के प्रकार या टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने तरीके के क्या होते हैं, साझेदार होते हैं। देखो, साझेदारों के प्रकार के लिए मैंने क्या किया था, एक टेबल बनाई है। ठीक है, एक टेबल बनाना, यहां तो लिखना साझेदार, इससे क्या इस टेबल से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रबंध, निवेश, गोपनीयता, गोपनीयता किसके सामने, जनता के समक्ष, जनता के समक्ष, और लाभ हानि में हिस्सा, लाभ हानि में हिस्सा।
लिखा साझेदार सक्रिय निष्क्रिय गुप्त और नाम मात्र। सक्रिय मतलब एक्टिव पार्टनर, निष्क्रिय होता है डोरमेंट पार्टनर, गुप्त मतलब होता है सीक्रेट पार्टनर, और नाम मात्र का जो होता है इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, ऐसे बना के लिखो। ये क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, इन सब में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, कथन से रिलेटेड। बताओ इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सब जने क्या करो, एक इस तरीके से टेबल बनाओ। लिखा, देखो चार तरीके के होते हैं पार्टनर, ध्यान रखना। साझेदार कौन कौन से होते हैं, सक्रिय साझेदार मतलब कौन होता है, एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। फिर निष्क्रिय साझेदार मतलब डोरमेंट पार्टनर होता है। एक होता है गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर, और एक होता है नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, ये जो साझेदार है ना, इनको अपन इन चार तरीके से डिवाइड करते हैं। प्रबंध मतलब ये होता है कि वो बिजनेस के प्रबंधन में या काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वो कुल मिला के मैनेजमेंट को देख रहा है या नहीं देख रहा है, बिजनेस के प्रबंध में उसका कुछ हिस्सा है या नहीं है। निवेश मतलब उसने बिजनेस में पैसा लगाया या नहीं लगाया, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट नहीं किया है। गोपनीयता किसके सामने होती है, जनता के समक्ष। जनता के समक्ष मतलब पब्लिक को पता है या नहीं है कि ये पार्टनर है। ठीक है, कि मतलब पब्लिक के सामने है या पब्लिक के सामने नहीं है, पार्टनर तो है लेकिन पब्लिक को नहीं बता रखा है। तो गोपनीयता मतलब क्या है, सीक्रेसी है या नहीं है। और फिर होता है लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, अब समझना, सबसे पहले कौन सा होता है, सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वो होता है जो प्रबंध का हिस्सा होता है, बिजनेस में क्या करता है, पैसा भी लगा रहा है, बिजनेस में आके मैनेजमेंट कर रहा है। कहां गया सब, यहाँ। मिनिमाइज हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में, कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा। ठीक है, देखो सक्रिय साझेदार में क्या होता है, मैनेजमेंट में हिस्सा होता है, मतलब ये कंपनी में आएगा, डिसीजन लेगा, काम करेगा। निवेश तो इन्वेस्ट भी करता है बिजनेस में। फिर गोपनीयता, तो गोपनीयता मतलब जनता के समक्ष तो इसकी गोपनीयता नहीं होती है, मतलब जनता को पता है कि ये एक कंपनी में कौन है, पार्टनर है, ये सीक्रेट रूप से काम नहीं करता है। वो लाभ हानि में हिस्सा इसका होता है, प्रॉफिट हुआ तो इसका हिस्सा होगा, हानि हुई तो भी इसका हिस्सा होगा। ठीक है, अगर इनके मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मीनिंग भी ध्यान रखना, इसी से बनेगा। अपन मीनिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन को भाई वो तो लिखना नहीं है कि क्वेश्चन आ गया आपको पूछेंगे कि विभिन्न साझेदारों के बारे में समझाएं, एमसीक्यूज पूछेंगे, तो अपन को ध्यान रखना सक्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जिसका प्रबंध में हिस्सा होता है, जो संस्था में निवेश करता है, वह लाभ हानि में भी उसका पूरा हिस्सा होता है। वो कौन होता है, एक सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर होता है। ठीक है, दूसरा होता है निष्क्रिय साझेदार, डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर वो होता है जो मैनेजमेंट में नहीं होता है, ये क्या करेगा, प्रबंध में नहीं आएगा, ये काम कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसने कंपनी में क्या किया है, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, लोगों के सामने ये सीक्रेट नहीं है, गोपनीय नहीं है, ये काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लाभ हानि में हिस्सा भी ले रहा है। आया समझ में। तो एक ऐसा पार्टनर, अगर आपको पूछे कि भाई निष्क्रिय सक्रिय में क्या डिफरेंस है, तो इतना सा डिफरेंस है कि ये तो काम करता है एक्टिवली, रोज आएगा और संस्था के अंदर कार्य करेगा। ये वो है जो काम नहीं करेगा, इसने पैसा लगा दिया और प्रॉफिट लॉस में हिस्सा है इसका, सबको पता है आम जनता को कि हाँ ये सीक्रेट नहीं है, तो कंपनी का हिस्सा है, पार्टनर है। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करता। तीसरा कौन होता है, सीक्रेट पार्टनर होता है, गुप्त साझेदार। ये भी क्या करता है, मैनेजमेंट में तो आता है,
काम करेगा ये भी, निवेश भी करेगा, ये क्या करेगा, इन्वेस्ट भी करेगा, लेकिन ये क्या होता है, गोपनीय होता है, सीक्रेट होता है। पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष क्या होगी इसकी गोपनीयता, ये नहीं बताया जाएगा कि ये कौन है, पार्टनर है, और लाभ हानि में भी इसका हिस्सा होता है। आया समझ में। अब बात है कि सर ऐसा पार्टनर क्यों बना रहे हैं, सीक्रेट पार्टनर। मान लो कोई नेता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, तो पॉलिटिकल लीडर का अपनी कंपनी में पार्टनर होने का फायदा होता है आपको, होता है कि यार ये साझेदार है। मान लो कोई विधायक है, अगर अपना पार्टनर है तो उससे क्या होगा, अगर यार विधायक कौन है, साझेदार है अपना। आया समझ में। लेकिन गुप्त क्यों है, क्योंकि वो नहीं बता सकता कि वो साझेदार है, उनके क्या है, अपने नियम है। आप यूं नहीं कह सकते कि ये भी इसमें कौन है, पार्टनर है। तो वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कौन है, एक तरीके से गुप्त साझेदार है, उसने गोपनीयता बना के रखी है, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो कौन होता है, नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, जो प्रबंध में हिस्सा नहीं है, इसका मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं है, इसने कंपनी में पैसा लगाया क्या, इसने कंपनी में पैसा भी नहीं लगाया। गोपनीयता, गोपनीयता भी नहीं है, पब्लिक को पता है कि ये कौन है, पार्टनर है। और लाभ हानि में इसका कोई भी हिस्सा नहीं होता, लाभ में नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन हानि में हिस्सा होता है, हानि में हिस्सा होगा, हानि में हिस्सा होगा, शेयर इन लॉस। अब इसको समझना, ये क्या है, नाम मात्र के साझेदार की क्या दिक्कत है, समझना। नाम मात्र का साझेदार मतलब मान लो अमिताभ बच्चन, मैंने क्या किया, अमिताभ बच्चन को अपनी कंपनी में एज अ पार्टनर रख लिया। उससे क्या होगा पता है, उससे मेरी कंपनी की इमेज बनेगी, और यार इनका तो एक पार्टनर अमिताभ बच्चन भी है। अब अमिताभ बच्चन क्या है, देख मेरे को तो पैसे से नहीं चाहिए, लेकिन अपन दोस्त हैं, अपन जानकार हैं, तो चलो मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ। तो मैंने नाम शो कर दिया खाली कि अमिताभ बच्चन जो है वो मेरी कंपनी में कौन, एक तरीके का पार्टनर है। मतलब वो क्या प्रबंधन में हिस्सा लेगा, मैनेजमेंट में नहीं आएगा, उसने इन्वेस्ट भी नहीं किया है, पब्लिक के सामने वो सीक्रेट भी नहीं है, पब्लिक को तो बता रहा हूं मैं कि ये कौन है, ये कंपनी के अंदर है। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉफिट हुआ तो उसको नहीं मिलेगा, लॉस हुआ तो उसको क्यों मिलेगा पता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि पब्लिक अगर आपसे जुड़ी हुई हो ना, तो पब्लिक आपसे इसकी वजह से भी जुड़ी हुई है। आई ये चीज समझ में। अगर लॉस होता है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कंपनी को, अपन ये बोलेंगे कि यार लॉस जो हुआ है, तो लॉस तो उसमें अमिताभ बच्चन भी था यार पार्टनर, फिर भी लॉस हो गया आपको। तो इसलिए क्या होगा, अगर नुकसान होता है किसी भी तरीके का, तो हानि में तो इसको भी बोलेंगे कि भाई लॉस हुआ है तो आपको भी, प्रॉफिट हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ किसके लिए जुड़ा हुआ है, नाम मात्र के लिए जुड़ा हुआ है। और हानि में इसका हिस्सा क्यों है, क्योंकि जनता भी इन्वॉल्व होती है। अगर कोई भी व्यवसाय चलता है, कोई भी बिजनेस चलता है, तो उसमें पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर पब्लिक के सामने आप बोल रहे हो ना कि ये पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं वो लाइबल भी होगा, उसका दायित्व भी क्या होता है, बनता है। याद रहेगा। तो इन सब के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन, कथन के आते हैं। निम्न में आपको पूछेंगे, सक्रिय साझेदार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्टिव पार्टनर। सक्रिय साझेदार से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्टिव पार्टनर। फिर उसमें लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आपको, वह प्रबंध में भागीदार होता है। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सक्रिय साझेदार संस्था में निवेश नहीं करता है। तीसरा, सक्रिय साझेदार लाभ व हानि में हिस्सा होता है। सक्रिय साझेदार गोपनीय रूप से कार्य करता है। कितने स्टेटमेंट गलत बोले मैंने, दो स्टेटमेंट गलत बोले। कौन कौन से, एक तो मैंने ये गलत बोला कि वो निवेश नहीं करता है, और एक में बोल रहा हूँ गोपनीय रूप से कार्य करता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, वो कोई गोपनीय रूप से कार्य नहीं करता। तो ऐसे क्या होते हैं, साझेदारों के जो प्रकार हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब इनको यूं परिभाषा लिखने जाओ, डेफिनेशन लिखने जाओ, उससे बेटर है कि इसको इस तरीके से क्या कर लो, समझ लो कि कौन क्या काम करता है, प्रबंध में कौन कौन हिस्सेदार होते हैं, निवेश कौन कौन करते हैं। ठीक है, यूं भी पूछ सकते हैं, देखो इसी को यूं बदल सकते हैं, आपको यूं पूछेंगे, निम्न में से कौन सा साझेदार संस्था में निवेश नहीं करता है, विच टाइप ऑफ पार्टनर डू नॉट इन्वेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब निवेश नहीं करता है तो आपको पता होना चाहिए, ये चारों नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो निवेश कौन नहीं करता है, नाम मात्र का साझेदार जो है वो संस्था में निवेश नहीं करता है। याद रहेगी चीजें। तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, लिखो पांचवा, इनसे रिलेटेड नहीं है लेकिन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां लिख रहा हूं ऊपर, पांचवा, फिफ्थ पॉइंट लिखो। एक और जो साझेदार होता है वो है प्रतिनिधि साझेदार।
प्रतिनिधि साझेदार, प्रतिनिधि साझेदार, इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर होता है। एक होता है प्रतिनिधि साझेदार, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। देखा ये कौन होता है? लिखो इसके अंदर, ऐसा साझेदार, ऐसा साझेदार जो स्वयं अपनी साझेदारी प्रदर्शित करता है, ऐसा साझेदार जो स्वयं अपनी साझेदारी प्रदर्शित करता है, ऐसा साझेदार जो स्वयं अपनी साझेदारी प्रदर्शित करता है, प्रतिनिधि साझेदार होता है। A partner who represent himself as a partner, a partner who represent himself as a partner, वो है नहीं है साझेदार, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो सब लोगों को बोल रहा है मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ। उसको क्या नाम दे दिया अलग से, चलो प्रतिनिधि साझेदार, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर हो गया। हालांकि इसका कोई दायित्व वगैरह कुछ नहीं होगा, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है साझेदार की। हाँ, इसका किसी में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए अलग से एक नाम दे दिया गया, प्रतिनिधि साझेदार भी होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं भी आ रहा हो तो वापस वीडियो क्या करना, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड किया उसको वापस देखना रिवाइज करके, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, पार्टनरशिप डीड, ज्यादा नहीं है, छोटी थोड़ी सी बची है पार्टनरशिप, इसको पूरा करेंगे। लिखो पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख। ठीक है, साझेदारी संलेख क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साझेदारी की सभी शर्तें, उसको बोलते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, लिख लो साझेदारी संलेख क्या होता है। यह एक आवश्यक, यह एक आवश्यक प्रलेख होता है, यह एक आवश्यक प्रलेख होता है जो साझेदारी के निर्माण में, जो साझेदारी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो साझेदारी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इट इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो इसमें साझेदारी से संबंधित, इसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम व शर्तों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें साझेदारी से संबंधित, इसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम व शर्तों को, सभी नियम व शर्तों को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। It include all rules and regulations, terms, conditions about partnership. It include all terms and condition about partnership. इसमें सारी क्या होती है, टर्म्स कंडीशन
लेकिन कितना प्रॉफिट होगा, किस तरीके से प्रॉफिट को बांटेंगे, कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे, लॉस हुआ तो क्या करना, हानि हुई तो क्या करनी, ये सारी चीजें, किसने कितना पैसा लगाया, किसका कितना रेशियो होगा, अनुपात होगा, ये सब किसके अंदर लिख रहे हैं अपन, साझेदारी संलेख के अंदर लिखते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो जरूरी होता है। ठीक है, एक दिन मैं आपको एनसीईआरटी की बुक भी ला के बताऊंगा कि देखो ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में ये चीजें है। ठीक है, और मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड अगर दे रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक पूरी पढ़ लो, मतलब जो अपने कोर्स में है पूरी तो पढ़ के क्या करोगे, ये एक चैप्टर है, ये है कोर्स में। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा या तो डाउनलोड करके, नेट से मिल जाता है, तो जो अपने कोर्स में है ना उसको मैं डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप उसको पढ़ना उस चैप्टर को, तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, अगर तो उनको अच्छे से क्लियर कर लेना, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लगभग सारी चीजें कवर कर रहे हैं, अपन को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लो कोई चीज रह जाती है तो अपन को अपनी अटेंटिवनेस रखनी है, उन चीजों को क्या करना है। ठीक है, लास्ट लिखो इसके बारे में, गुण और सीमाएं तो पढ़ ली ना इसकी। हाँ, गुण और सीमाएं तो जरूरी जानकारी लिख दो, आवश्यक जानकारी। सबसे पहले लिखो साझेदारी अधिनियम लागू कब हुआ, लिखो आवश्यक जानकारी, ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहला लिखो साझेदारी अधिनियम लागू, लागू कब हुआ, लिखो डेट एग्जैक्ट, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1932। एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ, इंग्लिश में लिख रहे हो अगर तो एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ। ठीक है, तो कब हुआ, 1 अक्टूबर 1932। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, आपको डेट देंगे वो आपको 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, ऐसे 4 डेट दे देंगे कि साझेदारी एक्ट कब बना, साझेदारी अधिनियम, तो एग्जैक्ट डेट याद रखनी पड़ेगी, 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, फिर लिखो साझेदारी का प्रथम साक्ष्य और अंतिम साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं अक्सर। साझेदारी का प्रथम साक्ष्य, साझेदारी का प्रथम साक्ष्य क्या होता है, प्रथम साक्ष्य तो होता है लाभ हानि का बंटवारा, लाभ हानि का बंटवारा। और लिखो साझेदारी का अंतिम साक्ष्य, साझेदारी का अंतिम साक्ष्य ये होता है एजेंसी संबंध, एजेंसी संबंध। क्लियर, फर्स्ट प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये लिखो लास्ट प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप, लास्ट प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, एजेंसी रिलेशनशिप। ये 1-2 बार पूछा हुआ है और इसके बारे में लिखा हुआ भी नहीं है, एग्जाम में पूछ रखे हैं। ये दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1932 ठीक है, बहुत जरूरी है। क्लियर, तो आज अपन ने क्या किया, 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस और पढ़े, कल अपन ने पढ़े थे 2, कौन से, एक तो पढ़ा था कल एकल व्यापार, अच्छा कल तो एक ही पढ़ा था एकल व्यापार, आज अपन ने 3 पढ़े हैं, कौन कौन से, आज 2 पढ़े हैं, कौन कौन से,
एक तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार, और एक किसके बारे में पढ़ा, साझेदारी के बारे में, पार्टनरशिप। मतलब कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। अब बच रहे 2, कौन कौन से, सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी, कंपनी के बारे में बचा है। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े हैं, जिनको पढ़ने में क्या लग रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अपन कितनी बार 2 घंटे में 2 टॉपिक कवर कर लेंगे जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि उनसे फिक्स है, सर्टेन क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको अपन क्या करेंगे, हो सकता है 2 घंटे में, 3 घंटे में 2 टॉपिक, 3 टॉपिक भी हो जाए। ऐसे भी टॉपिक होंगे, और ऐसे भी टॉपिक होंगे जो एक दिन एक टॉपिक 3-3 दिन चल रहा है, 4-4 दिन चल रहा है। जैसे ये जो है संगठन के प्रारूप, ये एक बड़ा टॉपिक है, तो ये 3-4 दिन चल रहा है। ऐसे भी टॉपिक होंगे जो 1 घंटे में भी हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग टॉपिक पे। ठीक है, तो कोर्स अपना आराम से अपन क्या करेंगे, एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले तक तो कंप्लीट कर ही लेंगे। साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस के लिए अब मैं बताता हूँ क्या करो। एक तो एनसीईआरटी की बुक सब जने लेके आओ, ठीक है। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बुक अगर बाजार नहीं जा सकते हो, नहीं मिलती है, तो ऑनलाइन डाउनलोड करो, गूगल पे डालो एनसीईआरटी बुक, हिंदी इंग्लिश, बुक का नाम लिखना, उसमें आ जाएगी। बुक का नाम क्या है इसका, व्यवसाय प्रबंध, बिजनेस की बुक मिलेगी, व्यवसाय, व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज नाम की है, 11वीं 12वीं में जो चलती है ना, बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन। ठीक है, तो वो बुक आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगी। उसका ये 2nd चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको पढ़ना। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, कि प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। वैसे बाजार में जो गाइड्स वगैरह आती है ना, उनको खरीद के लाओ, उनसे क्वेश्चन आंसर क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिखवाल की गाइड बहुत अच्छी आती है, सिखवाल की गाइड के जो पीछे क्वेश्चन है बन जाते हैं, तो उसके पीछे सारे एमसीक्यूज क्या कर लो, टॉपिक टू टॉपिक सारे एमसीक्यूज पढ़ो। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है, अपन पढ़ते रहेंगे तो क्लियर करना मुश्किल है। आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज क्या करना है, सॉल्व करना है। अपने पास इतना टाइम शायद नहीं हो कि अपन हर एक के चैप्टर वाइज क्या कर लें, एमसीक्यूज कर लें। तो ये प्रैक्टिस सबको मेरे साथ साथ चलनी है, कि आप क्या करो, साथ साथ मेरी इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।